अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फर्रुख अब्बास न्यूट्रल वाले जावेद चौधरी। तो नाज़रीन डिटेल शुरू करते हैं जी। इजराइल इस वक्त एक बदमाश रियासत बन चुकी है। उसका जिस पे दिल करता है वो हमला कर देता है। पिछले कुछ अरसे में उसने ईरान के साथ छेड़खानी की, बहुत बड़ा हमला किया ईरान पे, बहुत से लोग वहां पे शहीद हुए, पूरी दुनिया के अमन को खतरे में डाल दिया गया। पाकिस्तान ने तब भी अपना क्लियर स्टैंड लिया था इजराइल के खिलाफ कि ये जो हरकतें कर रहे हैं ये नाकाबिले कबूल है। किसी और की टेरिटरी को इस तरह से ब्रीच किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि कुछ अर्सा पहले भारत ने जब पाकिस्तान की टेरिटरी को ब्रीच किया था, पाकिस्तान पे हमला किया था, तो पाकिस्तान ने मुंह तोड़ के जवाब दिया था। और अभी तक जितने हालात दुनिया में पैदा हुए हैं, वाहिद मुल्क पाकिस्तान ही ऐसा है जिसने अभी तक अपने दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं। ईरान ने भी बड़ा स्ट्रांग जवाब दिया था, लेकिन क्योंकि अमेरिका भी दूसरी साइड के ऊपर खड़ा हुआ था इजराइल के साथ, तो किसी ने उस चीज को उस तरह से तस्लीम नहीं किया। बहरहाल अब चलते हैं जी इस स्टोरी की डिटेल की तरफ। तो डिटेल इस तरह से है जी कि हमला करता है इजराइल कतर के शहर दोहा पे, जो उनका दारुल हुकूमत है। एक बात याद रखिएगा कि यहां पे एक अल अदीद बेस भी है अमेरिका की, जिसमें सेंट कॉम का फॉरवर्ड हेडक्वार्टर भी है। अब आप उसकी बदमाशी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जहां पे अमेरिकन प्रेजेंस मौजूद है, वहां उनका सेंट कॉम का एक हेडक्वार्टर मौजूद है, उसी इलाके के अंदर मौजूद है, वहां पे फिर भी इजराइल हमला कर देता है। यकीनन यह अमेरिका की आशीर्वाद के बगैर नहीं हुआ होगा, लेकिन किसी भी दूसरे मुल्क की टेरिटरी को ब्रीच कर देना क्या इतना ही आसान है? ये बिल्कुल एक बात समझ से बाहर है। पर जी हुआ कुछ इस तरह से जी कि हमला हुआ, और ये जो इलाका है इसका नाम है कतारा। यहां पे एक कंपाउंड था, एक बिल्डिंग थी जहां पे हमला किया गया, और जो जिन्हें टारगेट करना था वो पांच रहनुमा थे। पांच रहनुमा थे हमास के। इनकी उस वक्त वहां पे मीटिंग जारी थी, और मीटिंग जो थी वो हो रही थी अमन के हवाले से कि किस तरह से फलस्तीन के इलाकों के अंदर अमन कायम किया जाए, जो इजराइल की जहरियत है उसे वहां पे रोका जाए, और जो अमेरिका की तरफ से एक प्रेशर आ रहा था और कहा जा रहा था कि अमन मुआहदा किया जाए, जंग बंदी की जाए, तो उसी के हवाले से ये यहां पे बात हो रही थी। कुछ अर्सा पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक थ्रेट भी किया था। उसने कहा था जी मैं वार्निंग दे रहा हूं कि जल्द अज जल्द इस मामले को निपटाया जाए। इससे पहले कि वो वक्त पूरा होता उससे पहले यह हमला कर दिया गया। 31 अगस्त को इजराइल के आर्मी चीफ ने भी धमकी दी थी कि हमास के जो लोग, जो रहनुमा बैरून मुल्क मौजूद हैं, हम उन्हें भी निशाना बना सकते हैं, और यही हरकत उन्होंने यहां पे कर दी। जिन लोगों पे हमला हुआ है वो हैं जी खालिद मशल साहब, खलील अल हया उनका नाम है, ये दूसरे हैं, जहर अल जब्बार हैं, मोहम्मद दरवेश हैं, अबू सरजोक हैं। ठीक है, ये वो लोग हैं जिनके ऊपर हमला किया गया। ये टॉप क़यादत थी हमास की, लेकिन फॉर्चुनेटली ये सब लोग महफूज रहे, इन्हें कुछ भी नहीं हुआ। शुरू में कुछ खबरें चलाई गई कुछ टीवी चैनल्स की तरफ से कि इनकी शहादत हो गई है, स्पेशली खलील अल हया की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हाँ, ये हुआ कि इनके बेटे समेत 6 अफराद जो थे वहां पे शहीद हुए। कुछ का ताल्लुक वहां की सिक्योरिटी से था, और यकीनन वहां पे काम करने वाले लोग थे जिनकी शहादत हुई। लेकिन ये रहनुमा, ये जो मीटिंग भी कर रहे थे वहां पे, जिनकी आपस में ये बात हो रही थी कि किस तरह से गजा में जंग बंदी की जाए, इन लोगों की जानें वहां पे महफूज नहीं, लेकिन इजराइल ने ये हरकत कर गया। अब आप ये देखें कि किस हद तक ढिठाई है, और इजराइल को रोकने वाला कोई भी नहीं है। अब आते हैं जी आगे कि इसके ऊपर रद्द अमल क्या आया। रद्द अमल सबसे पहले पाकिस्तान का आपको बता दें कि पाकिस्तान की दफ्तर खारजा ने बड़ा स्ट्रॉन्ग रद्द अमल दिया पाकिस्तान, और कहा गया जी कि कतर की खुद मुख्तारी और सलामती के दिफा में ताउन जारी रहेगा। वजीर आजम ने अमीर कतर शेख तमीम को जी उन्होंने कॉल की, रब्ता किया, और उनसे भी इज़हार यकजहती किया और शदीद मजम्मत की इस हमले की। और तुर्किया ने भी सेम रद्द अमल दिया जी, शदीद मजम्मत की और यकीन दहानी करवाई कि हम आपके साथ हैं हर तरह से। सऊदी अरब ने स्पेशली कॉल करके शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने यकीन दहानी करवाई और कहा यह नाकाबिले बर्दाश्त है, यह हमला बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उसके आगे जी अब अगर देखा जाए तो यमन ने, अलजायर ने, लबनान ने, ओमान ने और दुनिया के बहुत से ममालिक ने इस चीज़ की शदीद मजम्मत की, क्योंकि कोई भी इंडिपेंडेंट मुल्क अब इस चीज़ को सपोर्ट कर नहीं सकता। इवन यूरोप का जो मुल्क फ्रांस है, वहां से उनके सदर जो मैक्रोन है, उन्होंने भी शदीद मजम्मत की और इज़हार यकजहती किया। अब इसराइल की जो बदमाशी है वो नाकाबिले कबूल होती जा रही है पूरी दुनिया को, लेकिन क्योंकि ऐसा लगता है कि अमेरिका का हाथ सर पे है तो इसलिए कोई बोल नहीं रहा। लेकिन अभी भी नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? इसराइल के साथ किसी के ताल्लुकात होने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो उसे बख्श देगा। जो जो खलीजी ममालिक ये समझते हैं कि इसराइल के साथ ताल्लुकात बेहतर बना लेने से या सफारती ताल्लुकात कायम कर लेने से ये मुल्क उन्हें छोड़ देगा, तो ऐसा नहीं होगा। वो किसी को भी बख्शने वाला नहीं है। इस तरह से है कि जैसे किसी ने आंखें अपने माथे के ऊपर रख ली होती हैं और इंसानियत से यह मुल्क गिर चुका है। अब आप हालात ये देखें कि इमदादी कश्तियां जा रही हैं गजा में इमदादी सामान तकसीम करने, वहां लोग भूख से मर रहे हैं, बच्चे भूख से मर रहे हैं। फुटेजेस आती हैं, तस्वीरें आती हैं, हमारे पास वीडियोज आती हैं, देखने वाली नहीं होती, दिल रोता है देख के। लेकिन उस काफिले पे भी हमला हो जाता है जो उनके लिए इमदादी सामान लेके जा रहा था, और ऐसा पूरी इंसानी तारीख में कभी नहीं हुआ। हमेशा मेडिकल को, हॉस्पिटल्स को, हमेशा जख्मियों को या इस तरह के इमदादी सामान को कभी कुछ नहीं कहा जाता। लेकिन यहां पे शायद कोई एथिक्स बाकी नहीं है, तमाम एथिक्स को खत्म कर दिया गया है। अब यहां पे मैं आपको एक चीज थोड़ी सी याद दिलाता जाऊं। पाकिस्तान पे भी कुछ अर्सा पहले जी हमला हुआ, अभी ये कतर पे भी हमला हुआ। कतर ने शदीद मजम्मत की, बहुत कुछ कह रहा है कतर, बाकी ममालिक भी कह रहे हैं, मजम्मत कर रहे हैं, रद्द अमल दे रहे हैं। लेकिन एक दफा भी मैंने ये रद्द अमल नहीं सुना कि जिसमें यह कहा जाए कि हम इसराइल को मुंह तोड़ के जवाब देंगे या इस हमले का जवाब दिया जाएगा। वजह क्या है? वजह बहुत सादा है।
आपके पास पैसा जितना मर्जी हो, जब तक आपके पास मजबूत फौज नहीं है, मजबूत फिजाइया नहीं है, तब तक आप अपने पैरों पर वैसे खड़ा नहीं हो सकते। कतर दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में आता है। ऐसा मुल्क है जो पूरी दुनिया को गैस सप्लाई करता है, जिसके पास तेल के रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, जहां पे अमेरिका ने अपना अड्डा कायम कर रखा है। कतर वो मुल्क है जो पूरी दुनिया के लिए मीडिएशन करवाता है। कोई भी किसी दुनिया का मसला चल रहा है तो कतर अपने आप को पेश करता है कि अब यहां आके अपने मुज़ाकरात करें, उन्होंने फैसिलिटेट करता है। और पावर की, पैसे की कोई कमी नहीं है इस मुल्क के पास। ताल्लुकात भी बहुत आला से आला दर्जे पे हैं, लेकिन जब अपने दिफा की बारी आई तो अपना दिफा नहीं कर पाया। हमले के बाद तैयारे जरूर उड़े, F-15 तैयारे उनकी फिजा में गर्दिश करते रहे, लेकिन बात वही है जी कि लड़ाई के बाद जो मौका याद आए वो अपने ही मुंह पे मार लेना चाहिए। तो प्रॉब्लम यही हुई है यहाँ पे, क्योंकि कतर उतना स्ट्रांग नहीं है मिलिट्री वाइज, इसकी वजह से वो जवाब नहीं दे सका। तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हम पाकिस्तानियों को कि हम बहुत अमीर नहीं हैं, हमारे पास बहुत पैसा नहीं है, बहुत कुछ नहीं है हमारे पास, लेकिन हमारे पास दिफा करने के लिए एक मजबूत फौज मौजूद है जो हर वक्त अपनी कौम के ऊपर अपनी जानें लुटाने के लिए तैयार बैठी होती है। मेजर अदनान का आपने सुना होगा, मेजर अदनान जो FC हेडक्वार्टर को दिफा करते हुए पाकिस्तान का एक सपूत पाकिस्तान के ऊपर दोबारा कुर्बान हो गया। कोई और वहां पे जख्मी पाकिस्तान का एक जो सोल्जर था उसके ऊपर अपने आप को गिरा के उसके हिस्से की गोलियां भी वो अपने ऊपर पैवस्त करवाते रहे, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं। हॉस्पिटल गए, जख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गए, लेकिन एक दास्तान छोड़ गया। तो यह है पाकिस्तान की फौज, और यह है मतलब ये वो मैसेज है पूरी कौम के लिए। और यकीन माने उन लोगों के मुंह पे थप्पड़ है जो पहले बकवास किया करते थे कि हमने फौज का क्या करना है। ये पाकिस्तान के अंदर से बहुत सी एक फजूल आवाजें उठा करती थी। मेरा ख्याल है उनका मुंह तोड़ देने के लिए ये दुनिया में ये जो अब मिसालें आ रही हैं ये काफी हैं कि अगर आपके पास ये मजबूत फौज ना होती तो क्या होता। पाकिस्तान ने अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए थे, लेकिन कतर का कसूर नहीं है। प्रॉब्लम यह है कतर के पास वो फोर्स नहीं है। अगर वो फोर्स होती तो शायद अभी इसराइल की पहली बात है जरूरत ही ना पड़ती, और अगर पड़ी होती तो अभी तक इसराइल को उसका जवाब जा चुका होता। तो ये होती है किसी भी मुल्क की फौज या किसी भी मुल्क की फोर्स जो उसका दिफा करती है। तो ये मैंने कहा एक पॉइंट मेरे ज़हन में जरूर आया है, तो काइंडली इस चीज के ऊपर आप भी अपनी राय का इजहार कीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि आपका मुल्क कितना स्ट्रांग है, या जब अपने मुल्क के दिफा को आप देखते हैं तो अपने आप को आप कितना खुशकिस्मत समझते हैं। आप चलते हैं जी अपनी अगली स्टोरी पे। नेक्स्ट स्टोरी जी हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी, और स्टोरी है जी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के हवाले से एक फैसला महफूज किया गया था। और ये फैसला था जी जिना हाउस के करीब सरकारी गाड़ी जलाने का एक मुकदमा था, उस पर यह फैसला महफूज किया गया था। इसमें शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम था, उन्हें बरी कर दिया गया इस मुकदमे से। डॉक्टर यास्मीन राशिद को, सेनेटर एजाज चौधरी को 10-10 साल की कैद सुना दी गई है। खतीजा शाह साहिबा जो हैं उन्हें 5 साल की कैद सुनाई गई है। कुल मिलाकर ये कोई 39 मुल्जमान थे, जिसमें से 18 को सजा हुई है और 21 अफराद को इस मुकदमे से बरी कर दिया गया। नाम और भी बहुत मौजूद हैं, लेकिन जो प्रोमिनेंट नाम थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो 9 मई या 9 मई जैसा कोई भी अगर मुकदमा होगा या हरकत होगी, आप ये देखें तो ये वाली जो सजाएं हैं ये अब कहते हैं ना कि मिसाल कायम की जा रही है कि आइंदा कोई इस तरह की हरकत ना करे। कोई भी अपनी फोर्सेस के ऊपर, अपनी इमलाक के ऊपर, जो कि यकीनन आपकी अपने टैक्सेस से बनी हुई है, जिसका सबसे पहले ख्याल आपको होना चाहिए। आप अगर किसी के बहकाने पे जाके इस तरह की हरकत करेंगे तो फिर आपका मुस्तकबिल ये होगा, ये जो खबरें इस वक्त आ रही हैं। और खैर मेरा तो बड़ा स्ट्रेट मानना यह है जी कि लाकानूनियत को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी करे, और सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। अच्छा जी, अब एक अच्छी मैं कहूँगा जी खबर है। नेपरा ने अपने सार्फिन को खुशखबरी सुना दी है। उन्होंने कहा जी कि बिजली का जो फी यूनिट है, बिजली के फी यूनिट को ₹1.78 सस्ता किया जा रहा है। यह सस्ता हुआ है जी, जुलाई के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट में कमी की गई है, और ये जो बिलों का रिलीफ है ये सितंबर में आपको मिलेगा। सितंबर में ये जो बिल आएंगे उसके अंदर ये रिलीफ शामिल होगा। और ये कराची के जो सार्फिन है ये उनके लिए भी है कि इलेक्ट्रिक पे भी ये लागू होगा। तो चले कुछ ना सही, बहुत थोड़ा ही सही, लेकिन आ रहा है। दूसरी साइड से ये भी खबरें आ रही हैं कि गौर किया जा रहा है कि जो सैलाबी इलाके हैं वहां पे भी बिजली में रिलीफ दिया जाएगा। जो इलाके मुतासिर हुए हैं वहां पे भी कुछ ना कुछ किया जाएगा। और कुछ तखमीना लगाया जा रहा है सैलाबी इलाकों के हवाले से कि नुकसान उन इलाकों का कितना हो चुका है, और उस हवाले से भी कुछ ना कुछ गवर्नमेंट जो है वो अब डाटा इकट्ठा कर रही है और उसके ऊपर प्लान तैयार कर रही है कि लोगों को रिलीफ कैसे दिया जाए। स्पेशली जिनकी फसलें डूब गई हैं या जिनके जानवर खत्म हो गए हैं, उनके हवाले से हुकूमत को प्लान कर रही है। कुछ मैंने पहले भी अर्ज किया था कि ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम भी हेल्प करें लोगों को जाके, और बाकी हुकूमत का कुछ प्लान है और कुछ और इमदाद जो इर्द गिर्द से आएगी, सब कुछ मिला के एक रिलीफ यकीनन उन लोगों को दिया जाएगा जो इस वक्त सैलाब से बहुत ज्यादा मुतासर हैं। अब जी एक और बहुत सबक आमोज स्टोरी की तरफ मैं आपको लेके जाता हूं। जेन जी का इल्जाम है जी, इस पे जो जेन जी है, जनरेशन जी बोला जाता है, उस पर यह इल्जाम लग रहा है। मैं आपको थोड़ी सी इसकी बड़ी मजे की डिटेल बताऊं